एक समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी छुपी हुई थी। कहते हैं कि इस गांव के ऊपर हमेशा एक ज्ञानी चिड़िया मंडराती रहती थी, जो हर इंसान की दिल के राज जानती थी और समय आने पर सच को सामने ले आती थी। लेकिन इस बार जो कहानी उस चिड़िया ने देखी, वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि लालच, प्यार, धोखा और कर्मों के फल की सच्ची दास्तान थी। दो बहनों की कहानी, एक जिसने हमेशा सच्चाई और प्यार का रास्ता चुना और दूसरी जिसने लालच में आकर अपने ही खून के रिश्ते को मिटाने की ठान ली। एक ऐसा राज जो सालों तक छुपा रहा, एक ऐसी साजिश जिसने सब कुछ बदल दिया और एक ऐसा सच जो सामने आते ही सबको हिलाकर रख देगा। तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानी को सुनने के लिए, क्योंकि आज ज्ञानी चिड़िया खुद आपको सुनाएगी एक ऐसी कहानी जिसका आपके होश उड़ा देगा। जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों की सरसराहट, सूरज ढलने को था और पूरा माहौल एक अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। तालाब के पास अचानक पानी में तेज हलचल होने लगती है। कोई अंदर डूब रहा था, कोई अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। वो थी निशा। उसके हाथ पानी के ऊपर आते फिर गायब हो जाते। वो सांस लेने के लिए तड़प रही थी, लेकिन उसके ऊपर खड़ी थी आर्या। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ नफरत और लालच थी। आर्या झुकती है और दोनों हाथों से निशा का सिर पकड़कर पानी के अंदर जोर से दबा देती है। निशा पानी के अंदर से टूटती आवाज में, आर्या प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। निशा पूरी ताकत से ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन आर्या उसे और नीचे धकेल देती है। आर्या दांत भींचकर गुस्से में, आज तू नहीं बचेगी निशा, तूने हमेशा मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब तेरी बारी खत्म, अब सब कुछ मेरा होगा। निशा के हाथ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। उसकी उंगलियां पानी के ऊपर आखिरी बार दिखाई देती है। फिर सब शांत हो जाता है। पानी फिर से स्थिर हो जाता है, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। आर्या धीरे धीरे खड़ी होती है। उसकी सांस तेज चल रही होती है, दिल जोर से धड़क रहा होता है। वह घबराकर इधर उधर देखती है। आर्या खुद से हांफते हुए, खत्म, अब कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा, अब जो भी कुछ था उसका वो सब मेरा होगा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है और वह तेजी से वहां से भाग जाती है। सच छुपाने के लिए आर्या तेजी से घर के अंदर आती है। उसके कपड़े थोड़े गीले थे, सांस अभी भी तेज चल रही थी। मोहन उठते हुए घबराकर, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और निशा कहाँ है? आर्या कुछ सेकंड के लिए चुप रहती है, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में डर की जगह ठंडापन आ जाता है। आर्या सीधे ही बिना किसी झिझक के बोली, मैंने उसे रास्ते से हटा दिया, अब वो कभी हमारे बीच नहीं आएगी। यह सुनते ही कविता के हाथ से बर्तन गिर जाता है। कविता कांपती आवाज में, तुमने क्या कर दिया?
वो तुम्हारी बहन थी। मोहन घबराकर सिर पकड़कर बोला, अगर किसी को पता चल गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन आर्या गुस्से में ऊंची आवाज में, बस मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैंने जो किया सही किया है। अब आप लोग भी चुप रहिए, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर वह गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मोहन और कविता एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। उनके चेहरे पर डर, पछतावा और लालच सब एक साथ दिखाई देता है। फ्लैशबैक में जाते हैं। मोहन की आंखों के सामने पुराने दिन घूमने लगते हैं। घना जंगल, वही रास्ता। मोहन, कविता और छोटी सी आर्या साथ चल रहे होते हैं। अचानक सामने से एक आदमी आता है, रमेश। उसकी गोद में एक छोटी सी मासूम बच्ची होती है। बच्ची रो रही होती है। रमेश धीरे लेकिन गंभीर आवाज में बोला, इस बच्ची को अपने पास रख लो। मोहन हैरान होकर, लेकिन ये बच्ची कौन है और हम ही क्यों? रमेश हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ, बस इतना समझ लो, ये तुम्हारी किस्मत की चाबी है। 20 साल बाद मैं इसे लेने आऊंगा और बदले में तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम जिंदगी भर आराम करोगे। मोहन और कविता एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में गरीबी का दर्द और पैसे की चमक साफ दिखाई देती है। कविता धीरे से बोली, बच्ची मासूम है, हम इसे रख लेते हैं। वैसे भी हमारी एक बेटी है, इसे भी पाल लेंगे। मोहन कुछ पल सोचता है, फिर सिर हिला देता है। वे उस बच्चे को अपने साथ ले आते हैं और उसका नाम रखते हैं निशा। समय बीतता है, दिन, महीने और साल गुजर जाते हैं। दोनों बच्चियां बड़ी हो जाती है। आर्या घमंडी, जिद्दी और लालची थी। निशा शांत, दयालु और समझदार। निशा हमेशा सबकी मदद करती और आर्या हमेशा उससे जलती रहती। एक दिन आर्या जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। आर्या, चलो निशा, जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। निशा ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन आर्या, अगर पिताजी को पता चल गया तो? आर्या चिढ़कर बोली, तुम बस मेरे साथ चलो, ज्यादा सवाल मत करो। दोनों जंगल के रास्ते तालाब की ओर जाती है। वहाँ पहले से बैठा होता है अर्जुन। अर्जुन उठकर खुश होकर, आर्या तुम आ गई, मैं कब से इंतजार कर रहा था। तुमने पिताजी से हमारी शादी की बात की क्या? आर्या का चेहरा अचानक बदल जाता है। आर्या ठंडे और सख्त स्वर में, नहीं, और अब मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगी। अर्जुन हैरान और दुखी होकर बोला, क्या? लेकिन मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए। आर्या कड़वाहट से, मुझे गरीबों से नफरत है। मैं किसी गरीब के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। अर्जुन वहीं खड़ा रह जाता है, टूट चुका होता है। निशा दूर खड़ी सब सुन रही होती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। तालाब के पास उसी दिन आर्या के जाने के बाद अर्जुन वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। अर्जुन खुद से टूटे स्वर में बोला, मैंने सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए, घर, जमीन, अपना नाम तक, और उसने सिर्फ पैसों के लिए मुझे ठुकरा दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पीछे खड़ी निशा सब देख रही थी। उसका दिल भी टूट रहा था।
लेकिन अलग वजह से। निशा मन ही मन बोली, मैं तुम्हें कैसे बताऊं अर्जुन कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैंने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। अर्जुन धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है। निशा अकेली रह जाती है। हवा तेज चलने लगती है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अगली सुबह मोहन, कविता, आर्या और निशा घर में बैठे होते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर खड़े होते हैं विक्रम सिंह और अर्जुन। मोहन तुरंत उठकर उनके पास जाता है। मोहन, अरे विक्रम सिंह साहब, आप हमारे घर। विक्रम सिंह गंभीर आवाज में, मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। मोहन जी कहिए। विक्रम सिंह सीधे बोले, मैं अपने बेटे अर्जुन की शादी तुम्हारी बेटी निशा से करना चाहता हूँ। यह सुनते ही पूरा घर सन्न रह जाता है। आर्या की आंखें गुस्से में भर जाती है। मोहन हैरान होकर, लेकिन आपका बेटा तो आर्या से प्रेम करता है। अर्जुन आगे आता है। अर्जुन शांत लेकिन सख्त स्वर में, मैं आर्या से प्रेम करता था, लेकिन उसे सिर्फ धन और हैसियत से मतलब है। ऐसी लड़की मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बन सकती। तभी आर्या तेजी से अंदर से बाहर आती है। आर्या घबरा कर बोली, ये क्या हो रहा है अर्जुन? तुमने तो कहा था कि तुम्हें घर से निकाल दिया गया है। अर्जुन सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वो सब एक परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो या सिर्फ मेरे पैसों से। आर्या के चेहरे का रंग उठ जाता है। आर्या रोते हुए, नाटक करते हुए बोली, नहीं अर्जुन, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझसे शादी कर लो। विक्रम सिंह कड़क आवाज में, बस हमारे घर की बहू वो नहीं हो सकती जिसे सिर्फ धन का लालच हो। फिर वह निशा की तरफ देखते हैं। विक्रम सिंह नरमी से, निशा तुम ही इस घर की बहू बनने के योग्य हो। निशा चौंक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निशा कपकपाती आवाज में बोली, लेकिन ये सब अचानक। विक्रम सिंह बोले, डरो मत बेटी, हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेंगे। अर्जुन आगे बढ़ता है और निशा का हाथ पकड़ता है। अर्जुन धीरे से बोला, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? निशा कुछ पल के लिए आर्य की तरफ देखती है। आर्य की आंखों में जलन और नफरत साफ दिख रही होती है। निशा धीरे से सिर हिला देती है और अर्जुन, विक्रम सिंह और निशा वहां से चले जाते हैं। घर के अंदर सन्नाटा छा जाता है। आर्या चिल्लाकर बोली, ये नहीं हो सकता। अर्जुन मेरा था, उसने मुझे धोखा दिया है। कविता ने ताने मारते हुए बोला, धोखा उसने नहीं, तुमने खुद को दिया है। अगर तुमने लालच नहीं किया होता तो आज तुम उस घर की बहू होती। आर्या गुस्से में चीजें फेंकने लगती है। आर्या रोते हुए बोली, मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली। वह रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। मोहन और कविता अकेले बैठे होते हैं। मोहन घबराकर बोला, अब क्या होगा? अगर वो आदमी वापस आ गया तो हम क्या जवाब देंगे? कविता डरते हुए बोली, सिर्फ 1 महीना बचा है 20 साल पूरे होने में। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। मोहन डरते डरते दरवाजा खोलता है। सामने खड़ा होता है रमेश। रमेश गंभीर और ठंडी आवाज में, समय आ गया है। 20 साल पहले
जो बच्ची मैंने तुम्हें दी थी अब मुझे वापस चाहिए। मोहन और कविता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मोहन डरते हुए बोला, और पैसा? रमेश बोला, तुम्हें पूरा पैसा मिलेगा, बस बच्ची सही सलामत चाहिए। रमेश वहाँ से चला गया। मोहन उसके पीछे पीछे जाता है और एक राजमहल तक पहुँच जाता है। मोहन छुपकर अंदर आता है। अंदर से आवाज आती है। रानी देवयानी भावुक होकर बोली, मेरी बेटी ठीक है ना? रमेश जी बोला, जी महारानी, अगले महीने राजकुमारी आपको सौंप दी जाएगी। यह सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोहन हैरानी में धीरे से, निशा राजकुमारी है? रात का सन्नाटा, घर के अंदर हल्की हल्की रोशनी। मोहन तेजी से घर के अंदर आता है। उसका चेहरा घबराया हुआ था, सांस तेज चल रही थी। कविता उठकर बोली, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मोहन कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाता, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज निकलती है। मोहन हैरानी और डर में, जो मैं बताने वाला हूँ उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कविता घबरा कर बोली, जल्दी बताओ। मोहन धीरे धीरे बोला, निशा कोई साधारण लड़की नहीं है, वो इस राज्य की असली राजकुमारी है। यह सुनते ही कविता की आंखें फैल जाती है। कविता लालच भरी आवाज में, क्या राजकुमारी? मतलब अपार धन, महल और दौलत? मोहन सिर हिलाते हुए बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा, रानी खुद कह रही थी। कविता के चेहरे पर धीरे धीरे एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। कविता धीरे और चालाकी से, तो फिर हम इस मौके का फायदा उठाते हैं। मोहन चौंक कर बोला, क्या मतलब? कविता धीरे धीरे शब्दों को तोलते हुए बोली, हम अपनी बेटी आर्या को राजकुमारी बनाकर महल भेज देंगे और निशा को रास्ते से हटा देंगे। यह सुनकर मोहन पीछे हट जाता है। मोहन डरते हुए, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर सच सामने आ गया तो हम सब मारे जाएंगे। कविता तेज आवाज में बोली, डरना बंद करो। सोचो, अगर आर्या राजकुमारी बन गई तो पूरा महल, सारा खजाना हमारा होगा। मोहन चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर डर और लालच की लड़ाई साफ दिख रही होती है। उन्हें पता नहीं होता, दरवाजे के पीछे खड़ी आर्या सब कुछ सुन चुकी होती है। आर्या धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, लालच। आर्या मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये बात है, निशा राजकुमारी है और मैं कुछ भी नहीं। उसकी मुट्ठी कस जाती है। आर्या दांत पींचकर, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं ही राजकुमारी बनूंगी और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगी। वह गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। कई दिन बीत जाते हैं। आर्या बार बार विक्रम सिंह की हवेली जाने की कोशिश करती है, लेकिन पहरेदार उसे हर बार भगा देते हैं। पहरेदार, भाग यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। आर्या गुस्से से मुट्ठी भींच लेती है। आर्या मन में सोचती है, मुझे किसी भी तरह निशा के पास पहुंचना होगा, बस एक मौका मिल जाए। एक दिन आर्या जंगल के रास्ते से जा रही होती है, तभी उसे दूर से अर्जुन और निशा साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। आर्या की आंखों में चमक आ जाती है। आर्या धीरे से मुस्कुराते हुए, आखिर मिल ही गया वो मौका। वह तुरंत
अपना चेहरा बदलती है। रोने का नाटक करते हुए उनके पास जाती है। आर्या रोते हुए, निशा तुमसे मिले कितने दिन हो गए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। निशा पिघल जाती है। निशा भावुक होकर बोली, आर्या तुम यहाँ। अर्जुन बीच में आता है। अर्जुन सख्त आवाज में, तुम यहाँ क्या कर रही हो, हमारी जिंदगी से दूर रहो। आर्या और जोर जोर से रोने लगती है। आर्या, अर्जुन मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। फिर वह निशा का हाथ पकड़ लेती है। आर्या, निशा हम बहनें हैं, क्या हम थोड़ी देर साथ बात भी नहीं कर सकते? निशा अर्जुन की तरफ देखती है। मुझे लगता है मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए। अर्जुन कुछ पल सोचता है, फिर मान जाता है। अर्जुन बोला, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना तुम अकेली नहीं हो, हमारे बच्चे का भी ख्याल रखना। यह सुनते ही आर्या के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आ जाती है। आर्या मन ही मन चौंक कर बोलती है, ये गर्भवती है क्या? फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। आर्या मन में, और भी अच्छा, एक ही बार में सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन वहाँ से चला जाता है। आर्या धीरे धीरे निशा को तालाब की ओर ले जाती है। आर्या, चलो ना निशा, वही पुराना तालाब जहाँ हम बचपन में खेलते थे। निशा, मुझे ठीक नहीं लग रहा और मैं इस हालत में। आर्या, अरे कुछ नहीं होगा, तुम यहीं बैठो, मैं नहाकर आती हूँ। आर्या पानी में उतरती है। कुछ देर तक नहाने का नाटक करती है। फिर अचानक वह निशा का हाथ पकड़कर उसे पानी में खींच लेती है। निशा चौंक कर बोलती है, आर्या ये क्या कर रही हो? कुछ सेकंड तक दोनों हंसने का नाटक करती है। अचानक आर्या का चेहरा बदल जाता है। आर्या धीरे से खतरनाक स्वर में बोली, अब खेल खत्म। वह जोर से निशा का सिर पकड़कर पानी में डुबो देती है। निशा झटपटाते हुए, आर्या मुझे छोड़ो, लेकिन आर्या और जोर से उसे दबाती है। यही वह सीन है। तालाब के ऊपर सन्नाटा छा चुका था। पानी फिर से शांत हो चुका था, जैसे वहाँ कुछ हो ही नहीं हो। आर्या धीरे धीरे पानी से बाहर आती है। उसके चेहरे पर थकान, डर और एक खतरनाक संतोष था। आर्या तेज सांस लेते हुए खुद से बोली, खत्म, अब सब कुछ मेरा है, अब कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े संभालती है और पीछे मुड़कर एक बार तालाब को देखती है। आर्या, अब तू कभी वापस नहीं आएगी, और वह वहाँ से भाग जाती है। आर्या तेजी से घर पहुँचती है। उसका चेहरा घबराया हुआ था, लेकिन अंदर से वो खुश थी। मोहन घबराकर, क्या हुए बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आर्या सीधा बिना हिचकिचाए, मैंने निशा को रास्ते से हटा दिया, अब मैं उसकी जगह लूंगी। यह सुनकर मोहन और कविता दोनों सन्न रह जाते हैं। मोहन डरते हुए, तुमने क्या कर दिया? वो राजकुमारी थी। कविता धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, नहीं, मेरी बेटी ने बिल्कुल सही किया है, अब तू ही राजकुमारी बनेगी। मोहन डर के मारे चुप हो जाता है। अगले दिन सुबह तीनों तैयार होकर राजमहल की ओर निकलते हैं। महल के बड़े बड़े दरवाजे सैनिक पहरा दे रहे थे। रमेश उन्हें अंदर ले जाता है। रानी देवयानी उत्सुकता से, क्या यही मेरी बेटी है? आर्या सिर झुकाकर खड़ी होती है। उसका दिल तेज धड़क रहा था। रमेश, जी महारानी, यही आपकी राजकुमारी है। रानी उसकी तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानी भावुक होकर, मेरी बेटी,
इतने सालों बाद वह आर्य को गले लगा लेती है, लेकिन आर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ लालच। रानी अचानक उसका हाथ पकड़ती है। रानी, इसके हाथ का सही निशान देखो। आर्य का दिल जोर से धड़कने लगता है, लेकिन उसके हाथ पर पहले से ही नकली निशान बना हुआ था। रमेश देखकर, जी महारानी, यही निशान है। रानी खुश हो जाती है। रानी बोलती है, मेरी बेटी सच में वापस आ गई। आर्या अंदर ही अंदर मुस्कुराती है। आर्या मन में प्लान काम कर गया। रमेश एक थैली में सोने के सिक्के देता है। रमेश, तुमने राजकुमारी को पाला, ये तुम्हारा इनाम है। मोहन और कविता पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। कविता धीरे से, बस इतने ही। मोहन बोला, चुप रहो, असली खेल तो अब शुरू होगा। रात का समय था, महल में सब सो रहे होते हैं। आर्या धीरे धीरे उठती है। आर्या धीरे से, अब असली मजा आएगा। वह चुपके से खजाने वाले कक्ष में जाती है। सोने चांदी के ढेर देखकर उसकी आंखें चमक उठती है। आर्या हंसते हुए बोली, अब ये सब मेरा है। वह ढेर सारा धन उठाकर अपने कमरे में ले जाती है, लेकिन दूर खड़ा रमेश सब देख लेता है। रमेश को शक हुआ, राजकुमारी चोरी क्यों कर रही है? वह तुरंत रानी के पास जाता है। रमेश, महारानी, मुझे कुछ अजीब लगा। रानी चौंक कर बोली, क्या हुआ? रमेश बोला, मैंने राजकुमारी को खजाने से धन चुराते देखा। रानी हैरान रह जाती है, ये कैसे हो सकता है? उधर अर्जुन कई दिनों से सच जानने की कोशिश कर रहा था। एक रात वह छुपकर देखता है कि आर्या चोरी किया हुआ धन अपने माता पिता को दे रही है। अर्जुन हैरान होकर, ये क्या हो रहा है? अर्जुन गुस्से में, इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। उसके दिमाग में निशा का ख्याल आता है। अर्जुन दृढ़ होकर, निशा के साथ जरूर कुछ हुआ है, मुझे सच पता लगाना ही होगा। वह तुरंत वहां से निकल जाता है। अर्जुन एक साधु की कुटिया में पहुंचता है। अर्जुन, महाराज, मेरी पत्नी कहाँ है? साधु आंखें बंद करके बताता है, जिसे तुम राजकुमारी समझ रहे हो, वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। अर्जुन चौंक जाता है, तो मेरी पत्नी? साधु धीरे से बोला, वो अभी भी जिंदा है, तालाब में। अर्जुन की आंखों में उम्मीद लौट आती है। साधु बोला, अगर उसे वापस लाना चाहते हो तो अपने खून की बूंदें उस तालाब में डालो। अर्जुन बिना समय गवाए वहां से निकल जाता है। अर्जुन तेजी से जंगल की ओर भाग रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, निशा जिंदा है। रात का अंधेरा गहरता जा रहा था, लेकिन वह बिना रुके तालाब की ओर बढ़ता गया। कुछ ही देर में वह उसी तालाब के किनारे पहुंच गया जहां उसने निशा को आखिरी बार देखा था। वह घुटनों के बल बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, निशा, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और अपनी हथेली काट दी। खून की बूंदें धीरे धीरे तालाब के पानी में गिरने लगी। जैसे ही खून पानी से मिला, अचानक तालाब में तेज रोशनी फैल गई। हवा तेज चलने लगी और पानी में हलचल होने लगी। कुछ ही पलों में पानी के अंदर से एक शरीर ऊपर आने लगा। वह निशा थी। अर्जुन घबराकर उसे पकड़कर किनारे ले आया। निशा, आंखें खोलो प्लीज, उसने सिर हिलाते हुए कहा। कुछ पल बाद निशा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अर्जुन, तुम आ गए,
उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अब सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने निशा को सारी सच्चाई बता दी। आर्या का धोखा, नकली राजकुमारी बनना, सब कुछ। यह सुनकर निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे अपने ही मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसने दुखी होकर कहा। अर्जुन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। अब समय आ गया है, सच सबके सामने आएगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। दोनों तुरंत राजमहल की ओर निकल पड़े। महल में दरबार लगा हुआ था। रानी सिंहासन पर बैठी थी। जैसे ही अर्जुन निशा के साथ अंदर आया, सभी लोग हैरान रह गए। रानी ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है? अर्जुन आगे बढ़ा और बोला, महारानी, सच्चाई आपके सामने है। असली राजकुमारी ये है, और जो अभी तक आपके साथ रह रही है वो एक धोखा है। तभी आर्या भी वहाँ पहुँचती है। निशा को जिंदा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ जाता है। रानी गंभीर हो जाती है और आदेश देती है, सच का फैसला अभी होगा। सैनिकों, आग लेकर आओ। कुछ ही देर में सैनिक आग लेकर आते हैं। रानी कहती है, जिसका निशान असली होगा उसे कुछ नहीं होगा, और जिसका नकली होगा वह मिट जाएगा। यह सुनते ही आर्या घबरा जाती है। नहीं, ऐसा मत कीजिए, वह डरते हुए कहती है। लेकिन सैनिक उसका हाथ पकड़ लेते हैं और आग पास लाते हैं। कुछ ही सेकंड में उसका निशान मिटने लगता है। आर्या डर के मारे चिल्ला उठती है, रुक जाओ, मैं सच बताती हूँ, मेरा निशान नकली है। मैंने झूठ बोला, मैं राजकुमारी नहीं हूँ। पूरा दरबार सन्न रह जाता है। रानी गुस्से में कहती है, तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। सैनिकों, इसे और इसके माता पिता को तुरंत कैद कर लो। कुछ ही देर में मोहन और कविता को भी पकड़कर दरबार में लाया जाता है। वे डर के मारे कांप रहे होते हैं। मोहन हाथ जोड़कर कहता है, महारानी, हमें माफ कर दीजिए, हम लालच में अंधे हो गए थे। कविता रोते हुए कहती है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सैनिक उन्हें ले जाने लगते हैं। तभी निशा आगे बढ़ती है और कहती है, महारानी, इन्हें छोड़ दीजिए। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। रानी आश्चर्य से पूछती है, इतना सब होने के बाद भी तुम इन्हें बचाना चाहती हो? निशा शांत लेकिन भावुक आवाज में कहती है, इन्होंने गलत किया है, बहुत गलत किया है, लेकिन ये मेरे अपने हैं। मैंने हमेशा इन्हें अपने माता पिता माना है, और आर्या मेरी बहन है। यह सुनकर आर्या रोते हुए निशा के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, फिर भी तुम मुझे बचा रही हो। निशा की आंखों में आंसू होते हैं। वह धीरे से कहती है, मैं तुम्हें पूरी तरह माफ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें सजा भी नहीं दिलवा सकती। रानी कुछ पल सोचती है, फिर कहती है, ठीक है, मैं इन्हें माफ तो नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारी खातिर इनकी जान बख्शती हूँ। आज के बाद ये लोग इस राज्य में नहीं रहेंगे, इन्हें यहाँ से निकाल दिया जाए। मोहन और कविता और आर्या रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रानी निशा के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। तुम ही मेरी असली बेटी हो, मेरी राजकुमारी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। अर्जुन मुस्कुराता है
और निशा की तरफ देखता है। निशा भी हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। कुछ समय बाद निशा राजमहल की राजकुमारी बन जाती है और अर्जुन के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। ज्ञानी चिड़िया आसमान में ऊपर उड़ने लगती है और कहती है, दोस्तों आपने देखा कैसे लालच इंसान को अंधा बना देता है, कैसे अपने ही लोग अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन सच और अच्छाई चाहे कितनी देर से सामने आए, आखिर में जीत हमेशा उसी की होती है। ज्ञानी चिड़िया हमेशा यही कहती है कि इंसान को कभी भी अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल जरूर मिलता है। अगर दिल साफ हो तो रास्ते खुद पे खुद बन जाते हैं, और अगर नियत गलत हो तो मंजिल मिलकर भी छिन जाती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच कभी खुशियाँ नहीं देता। सच्चाई और धैर्य ही असली ताकत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ज्ञानी चिड़िया फिर लौटेगी एक और नई रहस्यमयी और सीख देने वाली कहानी के साथ। राधे कृष्णा, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।